Good morning, friends and students. Again, I am with a new topic with the same chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. So, previous day we have covered about how support for socialism grew in all over the Europe. तो यूरोप में अलग अलग पार्टीज बनने लगी, उसमें कुछ लेबर पार्टीज थी, कुछ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, और उन्होंने गवर्नमेंट में अपनी सेइंग रखने लगी और गवर्नमेंट के जो तौर तरीके थे अब सोशलिज्म आइडियाज़ पे होने लगी। अब सोशलिज्म जो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुकी थी और पार्लियामेंट में जो भी लेजिस्लेचर फॉलो हो रहा था, जो भी लॉज बन रहे थे, दैट वाज बेस्ड ऑन द socialism ideas. Now we are going to see here the new topic. Yesterday I have promised that new topic is the Russian Revolution. तो रशियन रिवोल्यूशन, अब सोशलिस्ट जो आइडियाज़ थे वो फेमस हो गई थी। अब सब लोग चाहते थे कि अब जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वो सोशलिज्म आइडियाज़ पे चले, और जो पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन हो रही थी उसमें भी अब सोशलिस्ट पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे वो जीत के आ रहे थे, और धीरे धीरे मोनार्की से लोग दूर जा रहे थे। मोनार्की आइडियाज़ को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। और इस समय रशिया में एक जो मोनार्की थे, जो राजा थे यहाँ के, वो थे जार निकोलस सेकंड। ओके, जार और सार निकोलस सेकंड, यू कैन से सार निकोलस सेकंड, ही वाज रूलिंग रशिया 1914। तो 19 सेंचुरी में तो यहाँ भी रशिया में जो राजा थे वो सार निकोलस थे, और उनका जो राज्य था वो बहुत बड़ा था। रशिया वाज नॉट जस्ट वन स्मॉल कंट्री, इट वाज वन टेरिटरी, वन यू कैन से वन एम्पायर, वन बिग एम्पायर। तो रशिया में बिग एम्पायर, एक बहुत बड़ा एम्पायर था। उसमें रशिया जो मॉस्को, जो उसका कैपिटल था, जो मॉस्को कैपिटल था, वो मॉस्को सिर्फ रशिया का कैपिटल नहीं था, जितने छोटे छोटे राज्य थे वो भी रशिया के अधीन में थे। उसमें से कुछ का नाम था फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, और यू कैन से इस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, ये सब किसके, बेलारूस, ये सब पार्ट किसके थे? ये सब रशिया के पार्ट थे। तो जो सार निकोलस जो रूल रेगुलेशन बनाते थे, ये सब देशों को फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि इनकी खुद अपनी कोई इंडिपेंडेंट, इनका कोई सेइंग नहीं था। दे वेयर ऑल कंट्रोल्ड बाय दिस सार निकोलस सेकंड। और कुछ एशियन में, कुछ सेंट्रल एशिया में भी कुछ जो कंट्रीज थे छोटे छोटे, वो भी रशिया जो एम्पायर था उसका पार्ट था, जिसमें जॉर्जिया था एंड आर्मेनिया था, अजरबैजान था। ये सब भी देश, जो छोटे छोटे देश थे जो इस समय अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, दे वेर आल्सो द पार्ट ऑफ रशियन एम्पायर। सो आई हैव टोल्ड अगेन, फिनलैंड, लताविया, लुथेंसिया, इस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, दिस ऑल वेयर द पार्ट ऑफ, in Europe they were the part of Russian Empire, and now in Asia, Central Asia, so this were Armenia, Azerbaijan and Georgia, these were the part of from Asia side, they were the part of Russian Empire. And whose ruler was the Tsar Nicholas II. He was ruling at that time, and people, they were not happy because now they want what? They want freedom, they want equality, वेदर दैट वाज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मैं पहले बताऊँ, सोशलिज्म आइडिया फेमस हो गए थे, लोग अवेयर हो गए थे, और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन आया था उसके वजह से भी लोग अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे चलना चाह रहे थे। इसलिए अब सार निकोलस को लोग पसंद करना छोड़ दिए थे। अब सार निकोलस से लोग मुक्ति पाना चाहते थे। तो ये मुक्ति जो हुआ, वो एक रिवोल्यूशन का नाम आया जिसका नाम रशियन रिवोल्यूशन था। तो अभी हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि रशिया में क्या हो रहा था। तो रशिया का ये जो मैं एरिया बताया हूँ, दिस वेयर ऑल कंट्रोल्ड बाय द रशियन एम्पायर, एंड whose रूलर वाज सार निकोलस सेकंड। एंड दिस मेजोरिटी ऑफ दिस रशियन एम्पायर वाज कैथोलिक्स। तो जो सोसाइटी था उस समय रशिया में, वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड था। पहला कैथोलिक थे, उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स थे, उसके बाद मुस्लिम्स थे, एंड लास्ट दे वर द बुद्धिस्ट। नॉट 3, वी कैन से 4, ओके, मेनली बिकॉज दिस क्रिश्चियनिटी वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। नाउ आल्सो इट इज़ डिवाइडेड। तो उस समय भी डिवाइडेड था। एक जो थे ऑर्थोडॉक्स टाइप, जो क्रिश्चियन पीपल थी, दे वेयर कैथोलिक्स, एंड सेकंड पार्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट वाज मेजोरिटी, दैट वाज प्रोटेस्टेंट्स। ओके, प्रोटेस्टेंट्स दैट हम लोग पता है, जैसे इन सो क्रिश्चियंस वर डिवाइडेड। ये सोसाइटी के मेन पार्ट थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। और जो तीसरे थे, दे वर द जैडिस्ट मुस्लिम्स। ओके, दे वन place in Russia that was jihadist. This area was dominated by Muslims. They were the some part of population that they were the Muslims, and last in minority Buddhist were there. So I think understood, society 4 भागों में divide था. So this were the small introduction about Russian Empire that I told. When, in which year? 1914.
Before that, I will explain one small event. What is Russian Revolution? The fall of monarchy. Okay, the fall of monarchy. The fall of monarchy in 1917. So now I have to explain in 1914. After 3 years, the monarchy got fallen. Okay, the fall of monarchy in 1917, and the events after Feb to October. Events after Feb 2 means after falling the monarchy, Tsar Nicholas, when he resigned, when he came from the throne, from that time to the events of October, means till the October month, from Feb to October month, this whole incident, this whole step by step movement, this whole step by step changes, this is termed as Russian Revolution. I think understood. So the event that took place in removing the Tsar Nicholas in February 1917 to the October, this whole incident is known as Russian Revolution. I think understood everyone. So normally we tell that it is just one movement that replaced the Tsar Nicholas, and this Russian began to be ruled by socialist, or socialist ideas began to be seen in all over the Russia. So it was not so easy, it was not so happening one. It was not dreamt by Tsar Nicholas II that it will happen, but slowly by slowly how socialism got spread all over the Europe. तो यूरोप में सोशलिज्म जैसे स्प्रेड हुआ, उसका इम्पैक्ट रशिया में भी दिखाई दिया, और tsar निकोलस सेकंड के खिलाफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वही रीजन्स थे। ये सब एक रीजन जैसे काम किया, वर्ल्ड वॉर भी आ गया, ये सब रीजन tsar निकोलस को हटा दिया, उनको फॉल, उनको जो उनका जो कंट्रोल था रशिया पे, वो ही गॉट डाउन, और ये जो पूरा सिस्टम, जो रशिया का पूरा जो सोसाइटी था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, ये सब सोशलिस्ट के हाथों में आ गया था। और उसमें एक बोल्शेविक ग्रुप था दैट विल स्टडी इन नेक्स्ट टॉपिक। सो आई थिंक अंडरस्टूड अबाउट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द रशियन एम्पायर इन 1914। नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर। तो एक छोटा इंट्रोडक्शन मैं बता दिया था कि कैसे यूरोप में जो छोटे छोटे कंट्रीज, तो इस्टोनिया हो या लुथेंसिया हो या फिनलैंड हो या यूक्रेन हो या पोलैंड थे, ये पार्ट थे एम्पायर के। और सेंट्रल एशिया में आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब कंट्रीज किसके थे? ये भी रशियन एम्पायर के थे। और ये इसको हटाने का प्रयास शुरू हो गया, और वो हटाने का प्रयास, रिवोल्यूशन जो चेंजेस था, वो एक रशियन रिवोल्यूशन के प्रोसीडिंग में आया। दैट होल इवेंट वाज नोन एज व्हाट? रशियन रिवोल्यूशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी नाउ इन दिस ओनली न्यू टॉपिक दैट इज इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो रशिया का जब tsar निकोलस थे 1914 में, तो जो इकोनॉमी था, जो प्रोफेशन था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और ये पूरा डिटेल में हम लोग देख रहे हैं कि रशिया में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों लोग सोशलिस्ट आइडियाज़ को फॉलो करने लगे। तो आइडियाज़, रीजन सब कुछ वही था। अब वो लोग मोनार्की को एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन देख चुके थे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज देख चुके थे। नाउ पीपल दे वेयर बिगिन टू मार्चिंग टूवर्ड्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल ऑल द अफेयर्स ऑफ द कंट्री इन देयर हैंड। दैट वाज, तो उसमें एक था पहला जो रीजन था रशियन रिवोल्यूशन का, वो इकोनॉमी एंड सोसाइटी, दैट वाज रीजन। तो इकोनॉमी सोसाइटी कैसा था? तो इकोनॉमी मैं बताऊं, रशिया का इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं था। मेनली ऑल वेयर द फार्मर्स। तो 85% जो पॉपुलेशन था रशिया का, वो फार्मर्स थे। और समवेयर, और कुछ लोग जो काम कर रहे थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज था। और मेनली वो सेंट पीटर्सबर्ग में या मॉस्को में ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्री सेट हुए थे। लेकिन पूरा जो इकोनॉमी को चलाने का काम कर रहा था वर्कशॉप्स, जो वर्कशॉप मतलब छोटे जो स्किल्ड पीपल थे, उन्होंने अपना अपना छोटा छोटा काम स्टार्ट किए थे, और उसी से पूरी इकोनॉमी चल रही थी। और इंडस्ट्रियल का कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बट व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन केम, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो हर जगह जो एक चेंजेस, एक डेवलपमेंट, एक एज स्टार्ट हो गया यूरोप में एज वेल एज इन रशिया। तो रशिया में भी उस इम्पैक्ट को देखने को मिला। रेलवे लाइन बिछने लगी, इंडस्ट्री सेट हो गई, फैक्ट्री सेट होने लगे, लोगों को ज़्यादा काम करने लगा, प्रॉब्लम शुरू हो गई, सैनिटेशन नहीं था, हाउसिंग नहीं था। ये सब प्रॉब्लम हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे। सेम दैट वाज द प्रॉब्लम दैट वाज सीन इन रशिया आल्सो। और जहाँ लोगों को डिमांड पूरा करने के लिए मशीन नई आने लगी, तो उसको पूरा करने के लिए लोगों को जहाँ 8 से 10 घंटा, 12 घंटा काम करना पड़ता था, 15 घंटा काम करना पड़ रहा वर्कर्स को। वर्कर्स की बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो पहले से अपने दबदबा बनाए हुए थे सोसाइटी में, उनकी बातों को सुना जा रहा था। मोनार्की का बस टैक्स कलेक्ट करने से मतलब था। लोग कैसे जी रहे हैं, वर्कर्स का क्या कंडीशन है, उनके पास घर है कि नहीं, उनका मेडिकल उनको मिल रहा है कि नहीं,
वर्किंग आवर्स क्या है, वेजेस क्या है, इससे कोई मतलब नहीं था। लोग परेशान थे। एंड दे बिगेन टू सर्च देयर मसीहा, वो मसीहा को देखने लगे और उनकी प्रॉब्लम को कौन सुनने वाला था, ये सब चीज़ों को ढूंढने लगे। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जगह फैला हुआ था यूरोप में, लोगों के पास काम नहीं था, जिनके पास काम था उनको पास एक्सप्लॉयटेशन था। दिस ऑल वेयर द प्रॉब्लम्स दैट वाज सीन इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो जो इकोनॉमिकल कंडीशन था दैट वाज नॉट गुड। 85% वेयर द फार्मर्स एंड सम हूम वेयर नॉट फार्मर्स, दे हैव टू फील द एक्सप्लॉयटेशन। सो एक्सप्लॉयटेशन फील करना पड़ता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो दिखाई दे रहा था, चीज़ों का डिमांड बढ़ रहा था, लेकिन उसका फ़ायदा वर्कर्स को नहीं मिल रहा था। तो वर्कर्स परेशान होने लगे और कुछ वर्कर्स जो रशिया में काम भी छोड़ने लगे, काम करने लगे, तो उनकी कंडीशन और भी ख़राब होने लगी। एंड स्लोली बाय स्लोली दे बिगिन टू यूनाइटेड, तो एक यूनाइट होने लगे, जो वर्कर्स यूनाइट होने लगे और लिबरल्स के साथ में आने लगे, रेडिकल के साथ में लगे और सोशलिस्ट की जो आइडियाज़ थी सोशलिज्म को सपोर्ट करने लगे, अपनी बातों को आगे रखने लगे। एंड स्लोली बाय स्लोली जो मेटल वर्कर्स थे, जो वर्कशॉप्स थे, उनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जो नोबेल्टी थे, जो रॉयल पीपल थे, वो एक्सप्लॉयट कर रहे थे। और मेनली जितने भी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो ज़्यादातर जो नोबल्स के थे, मोनार्की पीपल के थे, और वो एक्सप्लॉयट करे तो उनको बस इनकम से मतलब था। वर्कर्स कैसे रह रहे हैं ये बात कोई सुनने वाला नहीं था। दिस ऑल रीजन्स, ये सब रीजन क्या है, सोशलिज्म को एकजुट करने लगा रशिया में। और वर्कर्स, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, और जो भी माइनर वर्कर्स थे, जो फीमेल्स थी, जो उनको इक्वल वेजेस नहीं मिल रहा था, जो उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, सब एक साथ होने लगी और सोशलिज्म को बढ़ाने का काम करने लगी। अब सोशलिज्म रशिया में भी धीरे धीरे फैलने लगा, क्योंकि यह परेशानी जो प्रो एक्सप्लॉयटेशन था, उन्होंने एक रास्ता दे दिया सोशलिज्म को आगे बढ़ने के लिए। सो दैट आई टोल्ड यू। तो डिस्पाइट डिवीज़न, अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग काम था रशिया में, बड़ा देश था, हर जगह अलग अलग काम था। लेकिन जब उन्होंने लगा कि सोशलिस्ट जो आइडियाज़ थी, जो सोशलिज्म था, वो उनकी गुडविल के लिए थी, उनकी डिमांड को सुनने वाला था, जो वहाँ के लीडर थे उनकी बातों को सुन रहे थे, उनकी बातों को आगे रख रहे थे। सो अब लोग स्ट्राइक करना शुरू करने लगे, अब लोग तंग आ चुके थे। अब उन्होंने एक मत बना लिया कि अब मोनार्की को हटाना है एंड दे बिगिन टू बी यूनाइटेड। और उन्होंने एक स्ट्राइक किया 1905। ओके, तो 1896 और 1897 में एक स्ट्राइक हुआ, इंडस्ट्री बंद होने लगी, कुछ फैक्ट्रीज बंद क्लोज हो गई। और 1892 में जो एक बैकबोन थी मेटल इंडस्ट्रीज, जो आयरन इंडस्ट्रीज थी, एक मेटल इंडस्ट्रीज थी, उसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया 1902 में। और इस तरीके से लोग अपना विद्रोह, अपना प्रोटेस्ट दिखाने लगे। इंडस्ट्री में काम नहीं, वर्कर्स अपना काम नहीं कर रहे थे, ट्रेड यूनियन लोगों की बातों को सुन के, सोशलिस्ट के साथ मिल के लोगों की डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए मोनार्की से लड़ने लगी, लोग विद्रोह करने लगे। एंड दिस ऑल बिगिन टू स्टार्ट दैट वी हैव सीन। अब लोग स्टार्ट करने लगे, लोग अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे। अब सोशलिज्म धीरे धीरे रशिया में भी फैलने लगा अच्छी तरीके से। इन कंट्री साइड पीजेंट क्या, जो मेन, मैं पहले बताऊँ, पूरा रशिया पीजेंट का था। 85% यहाँ पॉपुलेशन जो थी वो फार्मर्स थे। तो पीजेंट का जो मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था। नाउ पीजेंट बिगेन टू आल्सो सपोर्ट द सोशलिस्ट आइडियाज। सोशलिज्म के साथ जो सोशलिस्ट थे उनके साथ खड़ा होने लगे। और जब पीजेंट खड़े हो जाएंगे तो सोशलिज्म तो रशिया में फैल ही जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन उनका ज़्यादा है। तो अब पहला जो प्रॉब्लम था रशिया में कि जो नोबेल्टी थे उनको ग्रांट्स मिला था, उनको मोनार्की के द्वारा, उनको जितनी भी लैंड थे रशिया का वो उनके कंट्रोल में था। और वो बहुत सालों से, बहुत सेंचुरीज थे जो पीजेंट डिमांड कर रहे थे, और उनकी डिमांड को सुनने वाला कोई नहीं था कि लैंड उनको दे दिया जाए। वो रेंट नहीं देंगे, उनके पास, वो गरीब हैं, उनके पास बहुत परेशानियां हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब उनकी जो डिमांड था, उनकी जो मूवमेंट था, उसको बल मिल चुका था। और वो बल कब कैसे मिला था? सोशलिज्म आइडियाज़ के वजह, सोशलिस्ट के द्वारा। एंड दे बिगेन टू, अब जो वो खड़े हो गए, प्रोटेस्ट करने लगे, नोबेल्टी को रेंट नहीं दिए। अब जो नोबेल्टी थे उनको मर्डर करने लगे, उनकी लैंड को छीनने लगे। एंड स्लोली बाय स्लोली अब मोनार्की को एक सेटबैक मिलने लगा। एंड नाउ नोबेल्टी, जो रिस्पेक्ट उनके, जो मोनार्की के द्वारा उनको रिस्पेक्ट दी गई थी, अब लोग उसकी रिस्पेक्ट को मानने को तैयार नहीं थे। अब उनकी रिस्पेक्ट को नहीं, पॉपुलैरिटी जो थी वो सब खत्म हो रही थी, नोबेल्टी का, मोनार्की का जो स्टेटस था डाउन हो रही थी। और इन 1905 ये सब इंसिडेंट कॉमन हो गई थी। नाउ रशिया में जो सोसाइटी था, जो वर्कर्स ग्रुप था, अब वो खुली तौर से विद्रोह करना शुरू कर दिए थे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। एंड स्लोली बाय स्लोली नाउ peasants they begin to control all the lands with themselves and their सरदार्स, जो उनके सरदार्स थे मीर
अब वो जिनको ज़रूरत था, जितना फूड ग्रेन चाहिए था, उसको डिवाइड करने लगे थे, और इस तरीके से डिवाइडेशन अलग अलग फैमिलीज़ के इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अब उनको एक नेचुरल सोशलिस्ट बना चुका था। तो वर्कर्स और जो पीजेंट से नाउ दे बिगिन नेचुरल सोशलिस्ट एंड दे बिगिन टू सपोर्ट द सोशलिज्म इन ऑल ओवर द इंडस्ट्री एंड आल्सो इन पीजेंट सोसाइटी। सो आई थिंक अंडरस्टूड। तो कैसे एक सोसाइटी की इकोनॉमिकल कंडीशन, इंडस्ट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन रशिया में सोशलिज्म के आइडियाज़ को आगे ले जाने के लिए एक रीजन के तौर पे आया जो मोनार्की को हटाने के लिए तैयार थी। So I think understood everyone. So what were the condition of industry and how what were the condition of peasants, how they got closed, metals workers, percentage of population doing farming and all that we have discussed. So I hope you understood. So yesterday now tomorrow again we will cover new topic, that is socialism in Russia. तो रशिया अब जैसे हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप में हम डिस्कस किए हैं, सेम नाउ रशिया में सोशलिज्म कैसे फेमस होने लगा, लोग उसका साथ देने लगे, देने लगे, और सोशलिज्म धीरे धीरे साल निकोलस के लिए कैसे एक सेटबैक जैसा काम करने लगा। और अब सोशलिज्म भी रशिया में भी एक बहुत फेमस और एक फेमस आइडिया बन चुकी थी, दैट बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। सो होप टुमारो अगेन विल सी न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। SSTG है, जस्ट रीड इट। थैंक यू।